अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी फिजा रियाज। प्रोग्राम फेस टू फेस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम हमेशा ईरान की और अमेरिका की जंग की बात करते हैं और उसमें पाकिस्तान के मीडिएशन के किरदार की अदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अगर अपनी बात करें, जिससे मैं प्रोग्राम में पहले भी कहती रही हूँ काफी प्रोग्राम्स में, कि हम खुद भी एक तरह से हालत जंग में हैं, क्योंकि हमारे हमारे नेबर्स के साथ कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। और इंडिया को जिस भी जगह पर मौका मिलता है, यकीन माने, चाहे वो सिफारती महाज हो, चाहे वो जंगी महाज हो, चाहे वो दुनिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन रजीम को जहां मौका मिलता है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। और वो ये समझते हैं कि हम अगर महंगे राफेल खरीद लेंगे, या हम जो है वो दुबई के साथ कोई दिफाई मुआहिदा कर लेंगे, या अभी ड्रोन्स का जो इंडिया की जानिब से मुआहिदा किया गया है, तो उनको ऐसा लगता है कि हम शायद पाकिस्तान के बराबर आ जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जज्बे का मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं। जो 1 साल पहले हमने आपको सबक सिखा दिया था, वो जज्बा था जिसमें हम तादाद में कम थे, हम आपसे असले में कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हमने तबाही मचा दी थी। तो अभी ये जो नए मुआहदे किए जा रहे हैं इंडिया की जानिब से, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होगी, पाकिस्तान इसको किस तरीके से देख रहा है, इसी पर बात करने के लिए और यहीं से हम अपने प्रोग्राम का आगाज भी करेंगे। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इट्स बीन वेरी काइंड। हमें हर हफ्ते वो टाइम दे देते हैं प्रोग्राम में, और आप उनके तज्जिए अक्सर सुनते भी हैं। और इसके साथ हमारे परमानेंट पैनलिस्ट शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं चिश्ती साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगी। जब जंग हुई थी इंडिया की और पाकिस्तान की, तो हमने कोई 500 ड्रोन वहां पर भेज दिया था, और उसके बाद उनका हमने सिस्टम सारे बिठा दिए, डिफाई सिस्टम सब बिठा दिए, हर चीज को हमने कंट्रोल कर लिया, फ्रिक्वेंसीज को रीड कर लिया। और उसके बाद मतलब उनका जो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी उस तक को हम जो है वो अपने कंट्रोल में कर चुके थे। हम जो जनरेशन 5th जनरेशन वॉरफेयर है, इसमें हम चाहे वो अपने आप को IT का हब कहते हैं, लेकिन हम बहुत आगे थे। हमने उनके जो बिजली का निजाम था उस तक को कंट्रोल कर लिया, यहाँ तक कि उनके जो टीवी चैनल्स थे वहां पर पाक सरजमीन वो तराने चल रहे थे। तो ये सारी चीजें देखते हुए इसके बाद इंडिया ने ये बड़े बड़े मुआहिदे किया। ये सब कुछ हमें भी तो बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से ऐसी कौन से अमेजिंग चीजें, या 5th जनरेशन वॉरफेयर के हवाले से क्या अपडेट किया गया है, या अभी भी ये ड्रोन्स या फिर दुबई के साथ मुआहिदा, ये सब करने के बावजूद भी हमारा अपर हैंड अभी भी है खित्ते में भी और इंडिया पर भी। बहुत शुक्रिया फिजा और भट्ट साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये हमारा जब से हम आज़ाद हुए हैं, हमने कभी भी, और जब मैं अपना टाइम एयरफोर्स का याद करता हूं, तो हमें किसी स्टेज पर ये नंबर वर्सेस नंबर, स्ट्रेंथ वर्सेस स्ट्रेंथ का नहीं सिखाया गया था। हमें ये बताया था कि हमने आउट नंबर लड़ना है, और हमने न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी कभी भी हासिल, ना हमारा डिज़ाइन है ना हमारी कैपेसिटी है डेवलप करने की। तो बहुत सारी चीज़ें टेंजिबल नहीं भी होती, जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब है एक मोटिवेशन होती है, एक जज्बा होता है, एक इंस्पिरेशन होती है, ट्रेनिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें इंटीग्रेशन होती है। अब इसका कोई यार्ड स्टिक नहीं है कि अगर वो राफेल 36 ले लें तो हमारे पास तो उनसे आधे थे J-10C, तो उसका मतलब ये है कि अगर न्यूमेरिकल नंबर होती तो वो उनको आउट परफॉर्म करना चाहिए था पाकिस्तान को। लेकिन ये वो एयरफोर्स है जिसके बाद तकरीबन 900 जहाज थे और अभी भी हैं, और चंद एक ग्राउंड हुए। MiG-21 सिर्फ 2 स्क्वाड उन्होंने ग्राउंड किए हैं, वो भी कोई 60-65 साल, और वही जहाज़ है जो फ्लाइंग कॉफिन, जिसको विडो मेकर कहते थे। तो इसके अलावा उन्होंने कोई अभी तक इंडक्शन नहीं की। ये वही एयरफोर्स है जिसके बारे में CDS जो भी अनिल चौहान उनके रिटायर हुए हैं, उन्होंने सिंगापुर में एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने 6 तारीख को कुछ गलतियां की 5-6 की रात को, फिर हमने टैक्टिक्स को रियलाइज किया, फिर हमने उनको इम्प्रूव किया। आपके प्रोग्राम में मैं कई दफा अर्ज कर चुका हूं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ आप जंग लड़के और फिर शुरू करके इनिशिएटिव आपके पास हो, सरप्राइज आपके पास हो, लोकेशन आपके पास हो, 12:30 बजे रात आपने चुना टाइम, तो फिर आप अपने टैक्टिक्स इंप्रूव करने में लग जाते हैं हमें हमला करने के बाद। ये कैसी एयरफोर्स है? पहली बात तो ये है। उसकी वजह ये है कि अभी भी मैं कहूंगा, आपके फोकस करता हूं मैं आपके सवाल पर, हम कभी भी देखिए आउट नंबर नहीं कर सकेंगे। हम ये नहीं करते कि उन्होंने एक स्क्वाड ले लिया राफेल का और ले लिया, हम भी एक स्क्वाड J-10 का ले लेंगे, उन्होंने 4 स्क्वाड ले लिया हम 4 ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। हम इंटेंजिबल फैक्टर से, जो मैं थोड़ी देर पहले अर्ज किया, उनसे मुकाबला करते हैं और उस गैप को प्लग करते हैं, क्योंकि हमारी कॉज हमेशा जस्टिफाइड होती है। जब भी हम लड़े हैं, हमारी वॉर इसलिए जस्टिफाइड होती है, जब वॉर जस्टिफाइड होती है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा मई 2025 में परफॉर्मेंस भी जस्टिफाइड थी। तो नंबर नहीं मैच अभी भी नहीं कर रहे हम,
अभी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे बहुत सा काम हो रहा है। हमने जो चैलेंजेस पिछले मई में फेस किए थे 2025 में, आपने देखा कुछ उनके ड्रोन्स और वेपन्स पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट कर पाए थे। उसकी डिटेल्स अभी मैं नहीं शेयर कर सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि हमने बहुत ज्यादा उस पर वर्किंग हो रही है और अपने चैलेंजेस को ओवरकम किया जा रहा है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हिंदुस्तान को ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा। बट साहब ये जो चिश्ती साहब बात कर रहे हैं, ये तो टेंजिबल नंबर्स और ये सब कुछ न्यूमेरिक पावर जाहिर है वो हमसे ज्यादा है। जो जिस तरीके से इंडियन मीडिया को आप फॉलो कर रहे होते हैं, मैं भी कर रही होती हूँ, वहां पर तो वॉरफेयर और अभी तक वो एक लड़ाई पूरे का पूरा सिस्टम चल रहा होता है। बल्कि वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में जो जो बातें कर रहे होते हैं, जिस तरीके से वो एक इमेज एक सारा पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, खैर उनकी क्या ही बात करनी, वो है स्टूपिड किस्म के लोग। मैं तो हैरान होती हूँ कैसे लेकिन जो जिस तरीके से पूरे के पूरा वहां पर एक मोदी के खिलाफ अब बहुत ज्यादा कॉकरोच पार्टी को देख के जिस तरीके से वो निकल रहा है, तो आपकी रीडिंग असेसमेंट इंडिया को देखते हुए ओवरऑल कि अब उनका ये मंजन पाकिस्तान खिलाफ नैरेटिव को बिकता नजर आ रहा है? देखिए काबिल एहतराम फिजा, जो आप बात कर रही हैं ना, अब बात क्लियर हो गई है, भारत को समझ आ गई है कि वो इतने ज़्यादा, जैसे अभी खालिद भाई फरमा रहे थे कि उनकी तादाद ज़्यादा है हथियारों की, बाकी चीज़ों की, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं हासिल हो सका। अब वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला स्टाइल अपना रहा है। अब वो जा रहा है बलूचिस्तान पे पैसे खर्च करने, अब वो जा रहा है KPK पे पैसे खर्च करने, अब वो जा रहा है अफगानिस्तान पे पैसे खर्च करने। अब वो जैसे शातर लूमड़ी होती है उस तरह का स्टाइल है, क्योंकि उसको ये समझ आ गई है कि फिर आएगा। संदूर तो आपने मिटा दिया, बेवा तो आपने कर दिया, अब दोबारा संदूर आया तो फिर बेवा कर देंगे आप। लिहाजा उसका एक ही हल है कि 2 कदम पीछे हटकर एक मुक्का मारने की एक साजिश वो कर सकता है। अटैक मेरा ख्याल है कि अब आने वाले चंद सालों में नहीं होगा। और यही बात मैं खालिद भाई आपसे भी जानना चाहता हूं कि कौम इस वक्त थोड़ी सी परेशान है अफगानिस्तान के हवाले से, कि अफगानिस्तान में हमारी जो मामला चल रहे हैं उनको सख्ती डे बाय डे आती जा रही है। तकरीबन 8 माह हो गए हैं और ये वही अफगानिस्तान है जब इनको रशिया मारा करता था तो आप जेट फाइटर त्यारे पर बैठकर इनको बचाया करते थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बात की भी तस्दीक कीजिएगा। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि बगराम एयरबेस पर अब सारी बात आके अड़ गई है। अमेरिका नेटो का जो छोड़ा हुआ अरबों डॉलर का असला है, वो तो जो मुआहदा हो रहा है अफगानिस्तान का रशिया के साथ, और फिर वो उसने ऑफर अमेरिका को भी कर दी है, और ट्रंप साहब खुद भी ये चाहते हैं कि वो बगराम एयरबेस पर वापस जाना चाहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी आवाम जो थोड़ी सी परेशान है अफगानिस्तान के हवाले से, उसकी रहनुमाई फरमाएं कि अफगानिस्तान में रूस और अमेरिका की अगर बगराम एयरबेस पे वापसी होती है, वो जो चीज़ें हैं दोबारा ठीक करने की बातें होती हैं, अभी तक तो उनके पास तैयारी नहीं है, लेकिन अगर वो चीज़ें ठीक होती हैं तो मेरा पाकिस्तान, मेरी सिक्योरिटी, मेरे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान हुकूमत कैसे कर रही है? जनाब मोहतरम खालिद साहब। बट साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अफगानिस्तान में हुकूमत है, रूस के अलावा उसको कोई रिकग्नाइज नहीं करता। पिछले दिनों ये खबरें आ रही थी, लेकिन रूस ने अभी तक कंफर्म नहीं किया, जिसके अंदर वो कहा जा रहा था कि वो तालिबान को असला देने जा रहा है, खासतौर पर एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स या सरफेस टू एयर जो S-300 या 400 देने जा रहा है, वो रूस ने अभी तक कंफर्म नहीं किया। मेरा मानना भी यही है अभी तक कि मेरी इतलात भी यही है कि रूस इतनी आसानी से नहीं जाएगा इस डील के लिए, क्योंकि रेसिप्रोकेशन इन तालिबान के पास देने को कुछ नहीं है, ना वेपन्स हैं, ना कोई टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है, ना कोई गुड्स वर्सेस गुड्स एक्सचेंज होने हैं। रूस को भी पता है कि ये जो टेक्नोलॉजी अगर एक्सपोर्ट करेगा तो ये दुनिया उसको ऐसे ही लेगा कि वो एक प्रॉक्सी एक्सटेंड कर रहा है, क्योंकि इन तालिबान के पास देने को है क्या? उनके पास प्रॉक्सी वॉर है, उनके पास गुरिल्ला वॉरफेयर है, टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं, सुइसाइड बॉम्बिंग है, तो ये बदले में लेगा। पहली बात है रूस। दूसरा, हमारा चाइना पर इन्फ्लुएंस इतना है कि हम चाइना को भी कन्विंस कर रहे होंगे, आई एम श्योर, और करेंगे भी, कि वो रूस को ऐसी चीज़ों से बात रखे कि वो हमारे कन्फ्रंटेशन में ना खड़ा करे उसको। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात है कि हम वेपन्स भी मोस्टली चाइनीज़ ही यूज़ कर रहे हैं। अभी हिंदुस्तान के खिलाफ भी J-10C आपने देखा, वो चाइना का था, तो चाइना कभी चाहेगा कि सामने से रूस हो और इधर से चाइना का इक्विपमेंट हम उड़ा रहे हों? तो ये भी एक इक्वेशन नहीं बनती। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने अर्ज किया है, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए भट्ट साहब कि कोई भी मुल्क आपकी नेशनल इंटरेस्ट में आपकी तरफ तब बढ़ता है कि अगर उसकी नेशनल इंटरेस्ट भी कन्वर्ज करे आपकी तरफ। हमदर्दी में, गुडविल में देयर इज नो फ्री लंच। चाहे वो सुपर पावर कोई हो, चाहे वो दरमियानी पावर हो, चाहे आपके नेबरहुड हो, चाहे मिडल ईस्ट के ममालिक हो, उन्होंने अपनी इंटरेस्ट पहले देखनी होती है। आपके सर्वाइवल, आपकी सेफ्टी और आपके लॉ एंड ऑर्डर की बाद में बातें करते हैं। तो हम इसमें कोलैबोरेट मेरा नहीं ख्याल में करना चाहिए। अभी ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और 5th जनरेशन जहाज की ऑफर की गई है इंडिया को
कि आप हमसे वो खरीद लें जो उनके हैं। और इंडिया खुद भी अपना देसी साख्ता अपने भी तजुर्बे कर रहा है इसको बनाने के लिए, तो वो प्रोसीजर कहाँ तक पहुंचा है। और जो रशिया की ऑफर है इस पर अभी तक खामोशी है, इंडिया की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया। वो अमेरिका से नाराज भी हैं लेकिन वो रशिया के साथ कोई मुआहदा कर भी नहीं सकते। तो जो उनका अपना वो पूरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसके आई एम श्योर कि जाहिर है हमें तो इंफॉर्मेशन होगी कि किस हद तक वो काम कर रहे हैं या किस हद तक, तो हमसे कुछ इंफॉर्मेशन अगर शेयर करें कि जो उनका अपना 5th जनरेशन जिस पर वो काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट क्या फेलियर है, कामयाब है या कहाँ तक काम हो रहा है। और दूसरा रशिया की जानिब से जो ऑफर की गई है उन्हें। फिजा, बुनियादी तौर मैं क्विकली कोशिश करता हूं जितनी जल्दी मैं हिस्ट्री से थोड़ा सा टच करके आगे आ चाहता हूं। पहले अमेरिका ने एक र्यूमर उड़ी थी, आपको याद होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप के पिछले दौर में इंडिया को F-35 की ऑफर गई थी। ये स्टेल्थ 5th जनरेशन जहाज है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने दो वजह से नहीं लिया था। एक तो अमेरिका बाद में ज्यादा शौकीन नहीं रहा इनको देने में, दूसरा F-35 स्टेल्थ है लेकिन उसके एक सॉर्टी की कीमत 30 लाख रुपए है इंडियन। 1 घंटे की, 1 घंटे की समझे सॉर्टी, वो कॉस्ट प्रोहिबिटिव था जिसकी वजह से नहीं लिया था। दूसरा, इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है वो भी कंपैटिबल नहीं था F-35 अकोमोडेट करने के लिए। ये नंबर 1। दूसरा, आपने पूछा कि इंडिया खुद भी 5th जनरेशन की कोशिश कर रहा है, वो जहाज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं एमका के नाम से, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये उससे सबक सीखा तेजास से। उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी ने बनाना शुरू किया तेजास, 40 सालों में सिर्फ 40 जहाज बना सके हैं। वो फेल भी हुए, एक्सीडेंट्स भी हुए, तो इंडियन एयरफोर्स एक्साइटेड नहीं है उन जहाजों को लेने के लिए। नंबर 1। एमका उन्होंने एक और कंपनी को आउटसोर्स किया है और उन्होंने कहा है कि 10 साल में वो डेवलप करेंगे 5th जनरेशन। लेकिन अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड तेजास का देखूं तो 40 साल में उनसे अभी तक कामयाब नहीं हुआ, तो एमका का मुझे लग नहीं रहा कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी। तीसरी बात, जो आपने Su-57 जो रशिया का इकलौता जहाज है जो 5th जनरेशन है, वो ऑफर करने की र्यूमर्स हैं, ना रशिया ने कंफर्म किया है ना इंडिया ने कंफर्म किया है। ये मोर ऑफ अ प्रोपेगेंडा, और मेरा ख्याल है इंडियन मीडिया एक हाइप क्रिएट करता रहता है और एक उम्मीद गलत लगाए रखता है अपने लोगों के दिमागों में कि बस हमने ये जहाज आया तो फिर संदूर 2 और 3 और पता नहीं कितनी करेंगे। वो एक नेगेटिव अपना जो इंप्रेशन पिछले साल पड़ा था उसको कवर करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी इंडिया की तरफ से फॉर्मली दोनों मुल्कों की तरफ से नहीं है। इंतहाई काबिल एहतराम। खालिद भाई, मेरा आपसे लास्ट सवाल है। हमारे फील्ड मार्शल साहब ईरान गए और वहाँ पर जो बातचीत चली थी, मेरा ख्याल है वो सुलह की जानिब चल पड़ी थी, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि वो अभी तक क्यों रुक गई। इस वक्त सूरत हाल लेटेस्ट ये है कि हमारे मोहसिन नकवी साहब जो है वो ईरान दोबारा चले गए हैं अब फाइनल मीटिंग के लिए, और मेरा ख्याल है कि अगले 48 घंटे में कौम को खुशखबरी मिल सकती है, कोई ड्राफ्ट ऐसा फाइनल हो सकता है। आप क्या देख रहे हैं कि आपको कोई उम्मीद है या इसी तरह गीदड़ बपकियाँ चलती रहेंगी, ट्रंप साहब आवाज़ें लगाते रहेंगे और ये मामला भी और लॉन्ग चलेगा? आपकी राय खालिद साहब। बट साहब, मेरा नजर में जंग चल करके देख ली अमेरिका ने 40 दिन मिलिटरीली, मेरा नहीं ख्याल को मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं। और मेरा मानना ये है, और जाहिर है पढ़ा पढ़ाया भी हमने यही है, कि मिलिट्री वॉरफेयर का सबसे बड़ा रोल ही यही होता है कि वो आपको नेगोशिएशन टेबल पर एक एडवांटेज लेकर देती है। अगर आप एडवांटेज मिलिट्री थ्रू मीन नहीं ले सकते तो फिर आपके जो नेगोशिएशन के वक्त है वो आप कमजोर दिखाई देंगे, जो अभी हो रहा है। एक टेंटेटिव रोड मैप मेरी नजर के मुताबिक तय हो चुका है। मेथडोलॉजी, एग्जीक्यूशन और सेफगार्ड्स और एश्योरेंसेस पे आके बात रुकी हुई है, नंबर 1। और सबसे ज्यादा शो स्पॉइलर, अगर इधर मोहसिन नकवी साहब जाते हैं तो उधर से आपने देखा कहां से शरारत शुरू हो जाती है, इजराइल की तरफ से। वो लेबनान में भी एडवांस करता है ताकि इंस्टिगेट किया जा सके और ईरान को प्रेशराइज डालता है कि वो पुल आउट कर ले। और दूसरी बात आपने देखा कि वो ऐसा शो स्पॉइलर के तौर पे काम कर रहा है कि वो चाहता नहीं है कि ये डील हो, क्योंकि नेतन्याहू ने तो प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कह दिया है कि ऐसी डील से बेहतर है डील ना करें। तो आई थिंक हम स्पॉयलर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अब मिलिट्री ऑप्शन रहा नहीं है। सिर्फ अगर आपने विक्ट्री अपने आप को साबित करना है तो वो कर लें, जैसे वो रजीम चेंज कर चुके हैं उसी तरह की एक विक्ट्री अनाउंस कर दें ताकि दुनिया जिंदगी आगे चले, सारी ग्लोबल 8 बिलियन लोगों की जो हॉस्टेज बनी हुई है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए। ऑलवेज वंडरफुल टू हैव यू इन द शो। और एयरफोर्स के हवाले से या पाकिस्तानी एयरफोर्स के हवाले से जितनी भी चीजें या जितना भी जिसे कहना चाहिए कि हमारी कमान जो शान ऊंची बुलंद हुई है, अल्लाह ताला इसी तरह
इसको बुलंद रखे। और आगे नेवी के हवाले से जो है वो ईरानी नेवी किस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहे हैं कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, हकीकत क्या है। फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद कि क्या वाकई ईरानी नेवी जो है वो मुकम्मल तबाह हो चुकी है या पासदार इनकलाब ने अभी भी जो अमेरिकन नेवी है उसको तंग करके रखा हुआ है। बट आफ्टर दिस ब्रेक स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरान अमेरिका जंग के अंदर जो नेवी की सूरत हाल है, जो समंदरी सूरत हाल है, वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही हैं और रिवायती तरीकों से ये जो जंग है इससे बिल्कुल हटकर ये लड़ी जा रही है, देखी जा रही है। अभी जो रिसेंट एक वॉर जोन हुई है, वॉरफेयर हुआ है, जिस तरीके से जो ईरानी स्टेशंस हैं, ड्रोन स्टेशंस हैं, उनको तबाह किया गया है, उसके बावजूद भी अमेरिकन नेवी जो है उसको समझ नहीं आ रही कि कैसे इनको कंट्रोल करना है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ईरान की जो पावर लेयर्ड है, एम्पावर्ड है किस तरीके से कि वो अभी तक अपना कंट्रोल समंदरों में संभाल कर बैठे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बावजूद भी। तो इसी पर बात करने के लिए रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, जो कि नेवी के लिहाज से, पाक बहरिया के लिहाज से एक बड़ा नाम है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं यहीं से आगाज करूंगी आपसे कि अभी जिस तरह मैंने बताया कि ट्रंप बार बार ऐलान कर चुके हैं कि हमने ईरानी नेवी को मुकम्मल तबाह कर दिया है, ईरानी फिजाइया को मुकम्मल तबाह कर दिया है, अब फिजा भी हमारे कंट्रोल में है, समंदर भी हमारे कंट्रोल में है। और अभी जो रिसेंट जो अटैक्स किए गए हैं उनमें जो ड्रोन स्टेशंस हैं उनको तबाह किया गया। बट उसके बावजूद जो पासदाराने इनकलाब हैं, जो गोरिल्ला वेलफेयर है, वो अभी तक समंदर का कंट्रोल संभाल कर बैठे हुए हैं और अमेरिकन नेवी जो कि इस टाइम समंदर में मिडिल ईस्ट में मौजूद है उनको तंग करके रखा हुआ है। तो ये जो पावर लेयर्ड है इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझाएं कि किस तरीके से ईरान ने अभी तक समंदर को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और यही वजह है अमेरिका की जो फ्रस्ट्रेशन आपको नजर आ रही है उसकी एक यही बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि अमेरिका अपने सुपर पावर होने के जोन में आया था लेकिन उस तरह से यहाँ पे ना रिस्पेक्ट मिली है ना ट्रीटमेंट मिला है। तो अब वो उस फ्रस्ट्रेशन में गाहे बगाहे आप देखें कि रोजाना या एक दिन छोड़ के वो कोई ना कोई कार्रवाई करते हैं, लेकिन उसमें भी फिर उनको हजीमत उठाना पड़ती है। और वो क्यों उठाना पड़ रही है ये एक अहम सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया है और उसके 158 जहाज तकरीबन समंदर बुर्द कर दिए हैं। तो अब नेवी तो उनके पास नहीं है बकौल डोनाल्ड ट्रंप के। उसके बावजूद जंग के पहले दिन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास है। और जो बाज़ाराने इनकलाब हैं इनके पास छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं और स्पीडी प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी छोटी बोट्स हैं जिनके ऊपर इन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स लगाए हुए हैं। ऐसी बोट्स हैं जो रिमोट कंट्रोल से चलती हैं, उनमें आप बारूद भर दें और रिमोट कंट्रोल से जाके वो फट जाएंगी। ऐसी बोट्स हैं जो कि जाके लोगों को ड्रॉप कराती हैं, अटैक करती हैं, मैनूवर बहुत तेजी से करती हैं, स्पीड इनकी अच्छी है। तो ये बोट्स जब किसी बड़े जहाज के अगेंस्ट आती हैं तो इन बोट्स को फायदा होता है और जहाज को नुकसान होता है, क्योंकि वो इन सब को खत्म नहीं कर सकता। अगर ये 50 के जत्थे में आ रही हैं और आपने 40-45 बोट्स को भी मार दिया है तो जो 5 बोट्स बचेंगी वो भी एक जहाज को डुबोने के लिए काफी होती हैं। अभी जैसे एक ईरानी फौजी मुशीर है, उनका मैं बयान देख रही थी, वो ये कह रहे हैं कि अगर बात बिगड़ी तो बहुत आगे तक जाएगी, जंग वाली सूरत हाल पैदा हुई तो अब की बात सीज फायर खत्म होता है तो फिर हम इसको जो है बहरे हिंद और बाबुल मंदब तक ये जंग को लेकर जाएंगे। तो क्या ये खित्ते में फैलती हुई जंग नजर आ रही है आपको? देखिए फिजा, इस बयान को महज एक धमकी के तौर पर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजिक पैगाम के तौर पर मेरा ख्याल है हम दोनों को देखना चाहिए। असल जो बात है, इत्तेहादियों को ये बावर करवाया जा रहा है कि अगर इस पर अस्करी या मौशी दबाव ईरान पर बढ़ाया गया तो इसके असरात जो है वो ईरान ये बता रहा है, वाज़ह कर रहा है अपने इस बयानिए में कि सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि आलमी तिजारत, तवानाई की तरसील भी सारी दुनिया की वो मुतासर कर देगा। वो इसमें यह ज़ाहिर कर रहा है कि आबनाए हरमज़, बाबुल मंदब और बहरे हिंद आलमी तिजारत के अहम रास्ते हैं। आपको खुद पता है कि दुनिया में आप देखें ना, तवानाई के बहाव का जो बड़ा हिस्सा है
वो तो इन्हीं समुंदरगाहों से गुजरता है। लेकिन इस तस्वीर का इस जाविया को जो सेकंड दूसरे व्यू से देखें तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि जो ईरान के बयानात हैं और इसकी अमली अस्करी सलाहियत है, इसमें मुझे कोई फ़र्क भी लग रहा है कि ये कुछ ऐसा बयान जो है जो कि तेज़ तरार दिया जाए, जैसे ट्रम्प साहब का स्टाइल है। मैं जानना चाहता हूँ काबिल एहतराम शाह साहब कि आपके नज़दीक ईरान की ये जो सलाहियत है हकीकी है या ज़्यादातर नफसियाती और सफारती दबाव डालने की कोशिश कर रहा है ईरान? आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए शहजाद साहब, बहरे हिंद में इसका, बहरे अरब में इसका जंग का आना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, इसलिए कि ईरान के पास आप समझिए कि एक जगुलर वेन जिसको कहते हैं ना, उस पे उसने दुनिया की जगुलर वेन पे हाथ रखा हुआ है, जो कि अबनाए हुर्मुज़ है। और मैंने जैसे पहले बताया कि उनकी ज्योग्राफी उनको ये लेवरेज देती है, उन्होंने फिर उसको यूज भी किया है, तो वो बहुत मुस्तहकम पोजीशन में अबनाए हुर्मुज़ में मौजूद हैं। उनको उससे आगे और पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया को जो तकलीफ हो रही है अबनाए हुर्मुज़ की वजह से, दुनिया इसीलिए चाहती है कि ये मामला जल्द से जल्द हल हो, और अमेरिका को भी इसमें बहुत तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि मुआहिदा ईरान के साथ जल्द से जल्द हो। तो ईरान और अमेरिका दोनों को देखें, एक चीज ये पता चल गई है कि 47 साल से दुश्मनी करते करते, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते, गालियां देते, कोसने देते, एक दूसरे को का नाम यूज करते हुए 47 साल गुजर गए हैं। फिर आखिर में जंग की है पिछले साल भी और इस साल भी, और किसी चीज से कोई हासिल नहीं। हासिल होगा बातचीत से। अब बातचीत चल रही है, लेकिन मुआहिदा क्यों नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। देखिए, इस पूरे किस्से में जो सबसे ज्यादा मुश्किल में शख्स है वो है प्रेसिडेंट ट्रंप। उनके ऊपर बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेशर है इजराइल का, प्रो इजरायली लॉबी का, और जो रिपब्लिकन्स हैं राइटिस्ट उनका। वो ये चाहते हैं कि अमेरिका इतनी दिहाइयों में इतना साजो सामान लेके इस खित्ते में आया है, तो एक दफा काम खत्म करके जाए, ईरान का सत्यानाश कर दे, ईरान का बेड़ा गर्क कर दे, उसको बलिया मेट कर दे। ये इनकी ख्वाहिश है। 3 दिन पहले कुवैत के एयरपोर्ट पे हमला हुआ और काफी तबाही हुई। ईरान ने कहा कि ये हमारे मिसाइल से नहीं हुई है, बल्कि अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम के फेलियर से हुई है, उनका अपना मिसाइल जाके लगा। सेंटकॉम का बयान आया कि नहीं, ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल से नहीं हुआ, बल्कि ईरानी मिसाइल से हुआ। सेंटकॉम क्या कह रहा है? सेंटकॉम ये बता रहा है दुनिया को कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ब्रीच हो गया ईरानी मिसाइलों से, और ईरानी मिसाइल जाके कुवैत एयरपोर्ट पे लग गए। तो ईरान का नैरेटिव प्रूव हो रहा है कि अमेरिका यहाँ पे सिक्योरिटी गारंटर नहीं हो सकता, उसकी वो कैपेबिलिटी नहीं है। इसी तरह दूसरे वाकये के बारे में भी बता दें, जो अमेरिका का सबसे जदीद महंगा जो ताकतवर त्यारा बरदार जहाज USS जेराल्ड R4, और उसकी मालियत मेरा ख्याल है $13 अरब लागत उसकी थी, उसमें भी आग लगी रही आधा घंटा। उसमें भी कोई मिसाइल लगा या महज हादसा था, जिस तरह आप पहले फरमा रहे थे? इसके बारे में भी बताएं जरा। जी, जेराल्ड फोर्ड में मैं समझता हूँ कि हादसा था, और हादसा जहाज पे उस वक्त होते हैं जब क्रू अंडर स्ट्रेस होता है, जब उसको एंजाइटी होती है और उस पर टेंशन होती है। ये जो हादसा हुए इनके जहाज पे, ये हमारी इस्तिलाह में, नेवल इस्तिलाह में हम इसको इसी तरह देखते हैं कि क्रू आपका कितना फटीग है, कितना परेशान है, जिसकी वजह से वो चीजें नहीं कर सका जो उसको करनी चाहिए थी, और जिसकी वजह से ये खदशात पैदा हुए और ये खतरात पैदा हुए। तो जेराल्ड फोर्ड जो था, उसमें इसलिए ये सब हो रहा था कि वो बहुत अरसे से सी में मौजूद था। जो उसकी एक डेट थी वापस जाने की, उस डेट पे वो नहीं गया, क्योंकि आपको याद होगा यहाँ से पहले वो वेनेजुएला वाला ऑपरेशन कर रहा था, उससे पहले भी वो सी में मौजूद था, और अभी मई के महीने में उसको वापस भेजा गया है, एक बहुत एक्सटेंडेड डिप्लॉयमेंट। तो जब आप एक्सटेंडेड डिप्लॉयमेंट करते हैं शिप की सी पे, तो आपका क्रू जाहिर बात है महीनों अपने घर वालों से, अपने घर से, जमीन से दूर रहते हैं, तो उनमें एक नेचुरली एंजाइटी आती है, स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से गलतियां होती हैं, और उन गलतियों की वजह से हादसा होते हैं जहाजों पे। मैं एक चीज शहजाद साहब और आपको बताना चाह रहा था कि ये मुआहिदा क्यों नहीं हो पा रहा है। आप देखिए, जो लास्ट टाइम बातचीत चली थी और उसमें बड़ी उम्मीद
सामने आई थी कि अब मुआहिदा हो जाएगा, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब भी ईरान गए थे। उसके बाद क्यों नहीं मुआहिदा हुआ, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्यों नई तजावीज़ ईरान को भेज दी? जो मेरा अपना तज्जिया है वो ये कहता है कि जो वो मुआहिदा था वो तकरीबन डन हो गया था, क्योंकि वो अमेरिका से चीज़ें एग्री होके आई थी और फिर ईरान को पेश की गई थी, और फिर ईरान ने जब उनको एग्री किया तो हमारे फील्ड मार्शल साहब भी गए, मोहसिन नकवी साहब भी गए और ईरान से वो चीज़ें मनवा के अमेरिका को भेजी फाइनल एंडोर्समेंट के लिए ट्रंप साहब की। ट्रंप साहब ने, आपको याद होगा कि उस एग्रीमेंट की मीटिंग से पहले, उस अप्रूवल की मीटिंग से पहले उन्होंने सुबह सुबह ये ऐलान कर दिया कि हम जो अपना ब्लॉकेड है ईरान के खिलाफ उसको उठा रहे हैं। वो उन्होंने इन एडवांस ये ऐलान कर दिया था, क्योंकि कभी उम्मीद थी कि वो इस ड्राफ्ट को अप्रूव कर देंगे, क्योंकि ये ड्राफ्ट ऑलरेडी उनसे अप्रूव था पहले। लेकिन होता यह है कि जब भी कोई ड्राफ्ट ट्रंप साहब के पास जाता है तो वो उसका मवाजना उस प्रेशर से करते हैं जो उनके ऊपर है इस वक्त, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, इजराइल, प्रो इजरायली लॉबी और रिपब्लिकन्स लेफ्ट राइटिस्ट का। उस प्रेशर से जब वो मुआवजा करते हैं तो फिर ये उनको हल्का लगता है ड्राफ्ट, तो फिर वो उसमें दोबारा कोई अपनी तजावीज डाल के और स्टेटमेंट्स दे के उसको भेज देते। ठीक हो गया सर। आई थिंक बड़ा ब्रीफली और बड़ा अच्छे से आपने पूरे का जो सिचुएशन है इस टाइम ऑन ग्राउंड नेवी की वो आपने बड़े एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, हमें एक ब्रेक पर जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शंस हो रही हैं उस हवाले से तमाम पार्टीज जो है वो अपनी अपनी कोशिशें कर रही हैं और बड़े हमने देखा है, मियां नवाज शरीफ को भी गरजते बरसते देखा, बिलावल भुट्टो की स्पीचेस भी देखा। अभी उसको उसके हवाले से बहुत सी चीजें ज़ेरे गर्दिश भी है और बड़ी एक वो एक एम्पावर्ड एक कहना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान की जो सिचुएशन है वो एक पावर्ड सिंबल को शो करेगी कि किस जो है वो किसके पास जो है इसकी पूरी की पूरी कुंजी या कंट्रोल आएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही सीनियर सहाफी हसन अयूब साहब, जिनके आप अक्सर तज्जिए सुनते हैं और बड़ा अच्छा वो आकर बोलते भी हैं मुख्तलिफ टेलीविजन स्क्रीन पर, एक लंबा उनका एक्सपीरियंस है। सर, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया फेस टू फेस में आने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शंस हैं उसका फैसला कहते हैं चांद की तरह नजर आएगा। तमाम पार्टीज ने पूरी, मैं तो बल्कि ट्विटर जो ट्रेंड चल रहे थे उनको देख के हो रही थी कि पूरा इलेक्शन वाला एक माहौल बना हुआ था, जैसे जनरल इलेक्शंस होते थे उसी तरह पूरे ट्रेंड्स चल रहे हैं और तमाम जो बड़ी पार्टीज है वो पूरे ट्रेंड्स चला रही थी। ओवरऑल इस पूरे सिचुएशन को या पूरे इलेक्शंस को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो इलेक्शन हो रहे हैं साल 2026 के अंदर, तो लेट्स सी जी, इसमें मुझे तो कोई एक पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बनती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कोई अगर सबसे ज्यादा अक्सरियती नशिस्तें निकाल सकता है तो वो बाजार जो इस वक्त वहां के सर्वेज हैं या जो मेरी अपनी वहां पर मुख्तलिफ साथियों से गुफ्तगू हुई है उसके मुताबिक ज्यादा अक्सरियत जो है वो मुस्लिम लीग नवाज देगी। एक तो फेडरल गवर्नमेंट उनके पास होना एक उनके लिए एडवांटेज है, और सेकंड मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो चाहे एक दिन का दौरा था लेकिन वो वहां पर जो ऐलानात करके आए हैं वो खासे अहम थे। बेनजीर की औलाद करके जो है वो वहां पर आए हैं। बेनजीर भुट्टो साहिबा खासी मकबूल रही है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और ये उनके बेटे की वजह से उनकी एक अट्रैक्शन है जिसकी वजह से लोग उनको देखने के लिए भी आए हैं। चाहे वहां पर जाती शख्सियात के वोट बड़े अहम है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, तो ये चंद पहलू हैं ऐसे जो कि बजाय इस वक्त जो है वो जो कोई एक जमात मेरी निगाह में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बनेगी। 10 से 12 सीटें मुस्लिम लीग नून की निकलने के कुछ इम्कानात लग रहे हैं और पीपल्स पार्टी की 6 से 7 सीटें लगने के मुझे इम्कानात वहाँ के जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं। अगर आपकी बात पे जाऊँ तो हंग पार्लियामेंट जैसी चीज़ सामने आ रही है। एक तो ये बता दीजिएगा कि क्या ये मुल्क के लिए बेहतर होगा और कोई ऐसी पार्लियामेंट बन पाएगी, क्योंकि असल सियासी जोड़ तोड़ तो इलेक्शन के बाद शुरू होना है, तो फिर उस सिलसिले में क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत देख रहे हैं हसन भाई? वैसे इस वक्त जो आईजी पुलिस हैं अकबर नासिर साहब बड़े अच्छे वो पुलिस ऑफिसर हैं, बड़ी अच्छी कमांड वो करते हैं। मेरी उनसे बात हो रही थी गुज़िश्ता रात में, उनसे पूछा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डर का इलाका है, तो वो बता रहे थे जी कि उन्होंने तो खैबर पख्तूनख्वा से भी पुलिस की रिक्वेजिशन की थी तो वहां से पुलिस नहीं, उन्होंने जवाब दे दिया जी कि हम काउंटर टेररिज्म के अंदर मसरूफ हैं और हम कोई पुलिस पेयर नहीं कर सकते। इस्लामाबाद ने भी पहले आबादी का इजहार किया और फिर इस्लामाबाद से भी पुलिस जो है वो भेजने से माजरत कर ली गई, क्योंकि यहाँ की पुलिस ने, अब आपको मालूम है कि कश्मीर के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है
तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो कंट्रोल रखने के लिए तो फिर पंजाब से वहां पर नफरी आई है और सिंध से 1000 जो है वो पुलिस एहलकार वहां पर पहुंचे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। जो आपका क्वेश्चन था जी कि हम पार्लियामेंट, तो मेरे ख्याल मुताबिक जो इंडिपेंडेंस 4-5 जो लोग जो है वो मुंतखब होंगे, वो जिस पार्टी में शामिल होंगे वो हुकूमत साजी के अंदर जो है वो हवा का रुख देखते हुए उस पार्टी में शामिल होंगे। वैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इस वक्त तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन इलेक्शन अगर वो मुकम्मल होने के बाद, पोलिंग के बाद, तो फिर इंतखाब के बाद जो है वो अलायंस तो बनता है विद इन असेंबली और कोलिशन गवर्नमेंट बन सकती है जी। बट शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं कि हम क्लीन स्वीप कर देंगे और आसिफ और बिलावल ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है, पीपल्स पार्टी का ही होगा ऑन ग्राउंड। मतलब कि आपको लगता है कि जैसे जनरल इलेक्शंस में ये दोनों जमातों ने इल्हाक करके गवर्नमेंट बनाई है, तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा या फिर फाइनली आप नून लीग को ही वहां पर विन करता देख रहे हैं? देखिए, यानी पोस्ट पोलिंग जब जो यानी जिसकी जितनी नशिस्तें होंगी हुकूमत के अंदर, तो पीपल्स पार्टी भी शामिल हो सकती है, लेकिन उसको हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलेगा ना, जितनी उनकी सीटें होगी उसके मुताबिक ही वो कैबिनेट में या दीगर जगहों के ऊपर अपना हिस्सा ले सकते हैं। एक चीज तो ये होगी। अब देखना ये है कि इंडिपेंडेंस किस तरफ जाते हैं। सपोजिटली 5-6 सीटें निकाल लेती है पीपल्स पार्टी और 5-6 इंडिपेंडेंट ही कराते हैं, उनमें शमूलियत तैयार कर लेते हैं, तो बड़ी पार्टी वो बन जाएगी। अब ये देखना है कि पोस्ट इलेक्शन क्या यानी सिनेरियो डेवलप होता है, लेकिन इस वक्त तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की भी 2 नशिस्तें जो है वो निकालती हुई दिखाई दे रही है। एक नशिस्त जो खालिद खुर्शीद साहब की जो वालदा इलेक्शन लड़ रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल रही है। स्कर्दू की एक नशिस्त जो है वो MWM जो है उस टाइम उसकी क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत सी सीटें ऐसी जो क्लियर नहीं है जहां पर अभी इलेक्शन है और उसमें कौन जीतेगा। मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे स्कर्दू शहर की जो नशिस्त है उसमें अकबर ताबान वर्सेस राजा जलाल। अब राजा जलाल साहब जो है वो वहां के बड़े एक राजा तस्वर होते हैं, उनकी बड़ी राया है, उनकी जगह के ऊपर बहुत से लोग रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त की जो तलात है वो अकबर ताबान थोड़ा सा उनसे आगे है। तो ये इस किस्म की जब सिचुएशन होती है तो पोलिंग डे वाले दिन कौन अपनी यानी वोट को उठाकर ट्रांसफर करवाता है बैलेट बॉक्स के अंदर तक, तो ये उस दिन भी जो है वो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इन्हिसार होगा। ये तो यानी सर्वेज हैं या वहां के साथियों की इतलात हैं या मेरी अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है मैं वो शेयर कर रहा हूं, लेकिन बहुत सी नशिस्तों के ऊपर मुकाबला बड़ा टाइट भी है और कौन शख्स जो है वो वोटर को निकाल पाता है, कौन सा उम्मीदवार निकाल पाता है, वो ही कामयाब होगा। काबिल एहतराम हसन भाई, आप यहाँ तक दुरुस्त फरमा रहे हैं, और क्या आप इस बात से भी एग्री है कि जो रवायती सियासी फार्मूला है कि मरकज़ की जमात को होने से फ़ायदा होता है वो उस पर असर रखती है, क्या आप इस बात से इस वक्त भी मुतफिक है? क्योंकि मेरी राय के मुताबिक ये सियासी फार्मूला मरकज़ वाला इस वक्त वहाँ पर नहीं जा रहा, क्योंकि जो बिजली जिस तरह लोड शेडिंग चल रही है, जो सड़कों के मसाइल है, अवाम ये इम्पैक्ट को कबूल नहीं कर रही। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके नज़दीक कौन से 3 ऐसे अवामिल हैं जो इंतखाब के नतीजे को तय करेंगे? हसन भाई देखिए, बात यह है कि अभी तो कैंपेन तो सबकी मुकम्मल हो चुकी है ना। अब तो जो चला रहे हैं टेलीविजन पर इश्तिहार चला रहे हैं या डिजिटल उनके जो है एडवर्टाइजमेंट चल रही है। अब तो बात यह है कि हर एक ने अपना अपना मंशूर, अपना अपना जो रोड मैप है वो अवाम के सामने रख दिया है। अब तो वोटर को कौन निकाल सकता है ये सबसे बड़ा जो है फैक्टर है। किसकी ऑन पोलिंग डे अपनी इलेक्शन मैनेजमेंट अच्छी होगी, पहली चीज ये करती है मैटर। दूसरी, हुकूमत बनाने के लिए कौन कौन से अलायंसेस बनते हैं ये चीज मैटर करेगी। और तीसरी सिचुएशन ये है कि कौन इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होने वाले जो होंगे पार्लियामेंटेरियंस होंगे उनको अपने साथ मिलाता है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, 28वीं तरमीम कब आते देख रहे हैं? और अगर अमेरिका और ईरान का मुआहदा हो गया तो फिर तो एक भूचाल सामने आ जाएगा। आप मुतफिक है मेरी बात से हसन भाई? देखिए, 28वीं आनी तरमीम इस वक्त जो है वो नहीं आ रही। इस वक्त तक ऐसी कोई सोच मौजूद नहीं है। ये जो ज्यादा क्या सराहियां हुई 28वीं आनी तरमीम के ऊपर, उसकी बुनियादी वजह ये थी, एक तो बिलावल साहब ने बार बार इस पर बात की, जिक्र किया अपनी तकरीरों के अंदर, लेकिन सेकेंड एक मुआहदा हुआ था, एक यानी बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत हुए थे MQM के साथ कि 6 माह के अंदर
हम 28वीं आईनी तरमीम लेकर आएंगे, और ये मौका था जब 27वीं आईनी तरमीम में एमक्यूएम की जो थी बलजाती जो सिस्टम है उससे मुतालिक तजावीज को आइन का हिस्सा नहीं बनाया गया था, तरमीम का हिस्सा नहीं बनाया गया था, तो उस टाइम ये उनसे वादा किया गया था। तो उसी तनाजुर के अंदर लोग कह रहे थे कि 6 माह के अंदर अंदर 28वीं आईनी तरमीम आएगी, और फैसल बॉर्डर साहब भी मेरे दोस्त हैं, वो भी कह रहे थे कि 27वीं तो मंजूर समझे, अब 28वीं की बात करें। तो वो 28वीं इस वजह से कुछ ज्यादा जो है वो नाम आ गए। मेरा नहीं ख्याल 28वीं आईनी तरमीम जो है वो 2-4 माह में आ रही है, कहीं ना कहीं आ सकती है, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम के बारे में यही हुआ था और बाद में पीपल्स पार्टी कहती थी हम बिल्कुल लाइन निकले, मौलाना फजलुर रहमान कहते थे हमें अलग ड्राफ्ट भेज दिया गया। इट मीन्स के ये सरगोशियां जरूर है, लेकिन इन अ वेरी रिसेंट टाइम अभी तरमीम आ नहीं रही। आपको याद हो तो 27वीं आईनी तरमीम क्या होगी, इसके खदोखाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट किए थे, और उसके बाद दुनिया को पता लगा था कि 27वीं आईनी तरमीम ये आ रही। अगर आपको याद हो तो ये किस तरह आप कह रही हैं कि बिलावल कह रहे हैं कि वो लाइल थे, बिलावल ने तो पूरी दुनिया ये कह रहे थे कि जो ड्राफ्ट हमें को भेजा गया है वो मुख्तलिफ है। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे कि जो ड्राफ्ट हमें भेजा गया है वो मुख्तलिफ है। आईनी तरमीम को मंजूर कराने वाले मौलाना फजलुर रहमान है। आज मैं सुन रहा होता हूँ कामरान मुर्जा साहब, वो उसकी बड़ी मुखालफत कर रहे होते हैं, लेकिन वोट देने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, फिर आप भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आनी चाहिए और आपको लेनी भी चाहिए अखलाकी तौर पर। हसन भाई जाते जाते एक शार्प सवाल, हमारा टाइम खत्म हो गया, लेकिन काइंडली शार्प सवाल शार्प जवाब दीजिएगा। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक्तिसादी तावन का नया दौर आने वाला है। तवानाई की बात करूं, बंदरगाहों की बात करूं, लॉजिस्टिक की बात करूं, मादनियात की बात करूं, शिपिंग की बात करूं, लंबी तफसील मैं दे सकता हूं आपको। आप ये बता दें क्या तोहफा आ रहा है सऊदी अरब से इस्लामाबाद के हलकों में, क्या खबर है? अभी तक तो सिर्फ अरामको की जो $10 बिलियन के साथ की जो सरमायाकारी के साथ उन्होंने अपनी रिफाइनरी लगानी है, एक अपना सेल पॉइंट होगा अरामको का गवादर के अंदर। इसके अलावा बहुत सी बातों पर बातचीत हो रही है जी, अभी चीजें फाइनलाइज हो रही हैं, और अल्लाह करे जी पाकिस्तान की जो मौसमी मुश्किलात है वो खत्म हो और इस किस्म की मजीद चीजें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आए। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। इंशाल्लाह दोबारा भी आपको हम अपने प्रोग्राम में इनविटेशन देंगे। हाँ, आपकी आवाज जो है पीपल रियली वांटेड टू लिसन टू यू। और इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। कल मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज।